Today we shall discuss about dark reaction. आज हम लोग डार्क रिएक्शन की बात करेंगे। इसके पहले लेक्चर में मैंने लाइट रिएक्शन के बारे में आप लोग को बताया था वीडियो के माध्यम से, और बच्चों ने कहा कि सर आगे डार्क रिएक्शन भी बताइए सरल तरीके से, ताकि हमको सरल तरीके से समझ में आ जाए। तो आज शुरू करते हैं हम डार्क रिएक्शन। इसको ब्लैकमैन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है और C3 साइकिल के नाम से भी ये फेमस है। तो अब ये देखिए कि हमने जो लाइट रिएक्शन में पढ़ा था एनर्जी 12 ATP और 18 ATP और 12 NADPH2 का जो इंतजाम किया गया था, वहाँ पर बनाया गया था, वो स्ट्रोमा में ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है। ग्रेना में बनती है क्लोरोप्लास्ट के, और स्ट्रोमा में ट्रांसपोर्ट कर दी गई थी, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड उसका यूज करेगा। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश कीजिए कि इसकी जो साइकिल है पूरी, इसकी खोज का श्रेय केल्विन को जाता है, इसलिए नाम पड़ गया इनका केल्विन साइकिल। और इसको C3 साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, डार्क रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। और ये मान के चलिए जो क्रिया हो रही है ये दिन को ही हो रही है, फिर भी इसको डार्क रिएक्शन कहा गया है, बिकॉज स्ट्रोमा जो होती है जहाँ पर ये प्रोसेस हो रही है वो लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। लाइट से इसका कोई लेना देना, लेकिन फिर भी लाइट में ही हो रही है। क्यों? क्योंकि जब लाइट दिन को डे को जब लाइट रहेगी तभी लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और वही केमिकल एनर्जी के चलते कार्बन डाइऑक्साइड फ्रक्टोज बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, शुगर बनाएगा। तो कहने का मतलब लाइट रिएक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक इसकी सप्लाई होती रहेगी, कंटिन्यूएशन बना रहेगा ATP और NADPH2 का, तब तक ही कार्बन डाइऑक्साइड के पास क्षमता रहेगी कि भोजन बनाए हो। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन जो होता है वो एनर्जी के बल पे होता है, वो केमिकल एनर्जी। अब हम शुरू करते हैं। बहुत लंबी चौड़ी साइकिल दिख रही है, लोग कंफ्यूज जाते हैं समझने में और समझाने में भी, और इवन बच्चों को तो बड़ी तकलीफ होती है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमने लिख दिया है 5 प्रोसेस हैं। सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन होगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करेगी स्ट्रोमा में, वहाँ पर एक्सेप्टर रहेगा 5 कार्बन का, दैट इज रिब्यूलोज 1,5 डाइफॉस्फेट। ठीक है, मतलब ये 5 कार्बन का जो एक्सेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा, ये यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया। और जैसे एक्सेप्ट किया तो एक एंजाइम जो रहेगा कार्बोक्सिल डिस्म्यूटेज, या इसको बोलते हैं RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम, जो पानी की उपस्थिति में, पानी जरूरी है, तब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। कंडेंसेशन होगा, कहने का मतलब दोनों जुड़ जाएंगे। और फिक्स यहाँ पर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को इसने लिया, फिक्स किया, और तो एक 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा जो एडिटिव टाइप का रहेगा, योगात्मक टाइप का, लेकिन वो अनस्टेबल रहेगा। इमीडिएट वो टूट जाता है 3PGA में, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। तो इसका नाम भी लोग नहीं दे पाए क्योंकि इमीडिएट वो टूट गया। साइंटिस्ट पहचान नहीं पाए है क्या ये चीज, तुरंत टूट गया। और हम क्योंकि 6 मालिक्यूल लेकर चल रहे हैं, क्योंकि 6 मालिक्यूल से ही एक फ्रक्टोज बनेगा, ध्यान रहे। तो इसके 6 मालिक्यूल और इसके 6 मालिक्यूल, ये 1 कार्बन है और ये 5 कार्बन की शुगर, ध्यान देंगे, कंफ्यूज नहीं होना। ये 1 कार्बन है और ये 5 कार्बन वाली शुगर है, और ये इसके 6 मालिक्यूल, इसके भी 6 मालिक्यूल। ये दोनों मिलने के बाद यहाँ पर 12 मालिक्यूल 3PGA बनेगा, 3 कार्बन की शुगर। देखिए 5 कार्बन की शुगर है, ये शुगर नहीं है अभी, ये बाद में शुगर बनेगी। ये 3 कार्बन कंपाउंड बन रहा है जो कि 12 मालिक्यूल। और चूंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज हियर 3PGA, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड C3 साइकिल। C3 साइकिल इसीलिए कहा गया कि पहला जो प्रोडक्ट बन रहा है स्टेबल, दैट इज 3 कार्बन। इसके बाद आप लोग कुछ और साइकिल भी पढ़ेंगे, C4 साइकिल और CAM साइकिल, जहां पर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन का बनता है, और CAM साइकिल में अलग कुछ तरीके से होता है। लेकिन ये ध्यान रहे, चाहे C3 साइकिल हो, चाहे C4 साइकिल हो, चाहे CM साइकिल हो, दोनों में ही केल्विन साइकिल चलेगी। रिडक्शन तो टोटल केल्विन साइकिल के ही थ्रू होगा। हालांकि वहां पर
फिक्सेशन अलग तरीके से होता है। फिक्सेशन वहां पर 3 कार्बन वाला कंपाउंड उसको फिक्स करता है और 4 कार्बन कंपाउंड बनता है, इसलिए उसको C4 साइकिल कहते हैं। तो अभी उसमें अपन नहीं पढ़ते, अभी जान लीजिए कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बना है, 3PGA। अब इसको जो इसका फास्फोराइलेशन होगा 12 ATP दी जाएगी, क्योंकि ये 12 मालिक्यूल हैं, हर मालिक्यूल को एक ATP मिलेगी, तो यहाँ बनेगा 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अभी देखिए केवल 3 कार्बन में, 3 नंबर के कार्बन में फास्फोरिक ग्रुप था, अब 1 नंबर में भी आ जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 12 मालिक्यूल। अब ये देखिए जो एनर्जी आई थी ग्रेना से 18 ATP, उसमें से 12 ATP यूज हो गई, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो चल रहा है साइकिल ये इन्हीं के बल पे चल रही है, 12 ATP और 12 NADPH2 के बल पे। अब देखिए 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड कार्बोक्सिलेशन हो चुका, फास्फोरिलेशन हो गया। थर्ड है रिडक्शन, अब इसका रिडक्शन होगा, एसिड का रिडक्शन होगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। और 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसमें आपके ग्रेना के द्वारा 12 NADPH+H जो रिड्यूसिंग कोएंजाइम बना था, एनर्जी का भंडार, वो यहाँ पर आया और इसको रिड्यूस कर दिया, और खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। रिड्यूस का मतलब ये प्रोटॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन ले लिया, लेकिन इसका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकल गया, खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। साथ में इसमें जो एक नंबर में जो फास्फोरस था वो भी बाहर निकल गया, तो H3PO4 निकल गया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और यहाँ पर जो एंजाइम कार्य करेगा दैट विल बी ट्रायोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। इसके पहले हमने जब ATP दिया था तो काइनेज एंजाइम था, ध्यान देंगे जब भी ATP देते हैं तो काइनेज एंजाइम, और जब भी पानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम रहेगा। ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, ATP का इस्तेमाल किया काइनेज, और जिससे शुरू हुआ है फास्फोग्लिसरिक से हुआ है तो फास्फोग्लिसरोकाइनेज, कोई रटने की जरूरत नहीं। यहाँ पर भी देखिए ट्रायोज शुगर से शुरू हुआ है तो ट्रायोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ये ट्रायोज शुगर नहीं है बट इट ट्रायोज फॉस्फेट है, तो ट्रायोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, या केवल डिहाइड्रोजिनेज लिखोगे तो भी बनेगा। लेकिन अब देखिए जो हमने ग्रेना में एनर्जी पाई थी, एसिमिलेटरी पावर्स ATP और NADPH के रूप में, उसका अधिकांश भाग खत्म हो गया। अब बन गया 3PGAL, 3-फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के 12 मालिक्यूल, ये ट्रायोज शुगर है। अब यहाँ से शुगर शुरू हो रही है, ट्रायोज 3 कार्बन की। अब ये देखिए इसको हमने 12 मालिक्यूल को बांट लिया है, 2 5 3 2, 2 5 3 2 में। यहाँ समझिए, यहाँ से गहराई है। अब ये जो 5 हैं, ये 5 जो ग्लिसरल्डिहाइड है PGAL करिए, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, ये ट्रायोज शुगर है, इसके 5 मालिक्यूल PTI मतलब फास्फोट्रायोज आइसोमेरेज की उपस्थिति में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसमें डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में, दोनों ही एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, इसलिए आइसोमर्स आइसोमेरेज एंजाइम लगाया हमने, तो ट्रायोज शुगर बन गई, ठीक है। अब इसके बाद इसको फिर से 2 और 3 में तोड़ लेंगे अपन, ध्यान से देखिए, डाईहाइड्रोक्सी तोड़ ले मतलब ये है वही डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, तो इस 2 और 3 में अपने बांट लिया। और ये इसके 3 मालिक्यूल किसके, 3PGAL के, 3-फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के। तो हम बात कर रहे थे कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट के 3 मालिक्यूल और ग्लिसरल्डिहाइड के 3 मालिक्यूल, इनका कंडेंसेशन हुआ इन प्रेजेंस ऑफ एल्डोलेज एंजाइम। एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में दोनों संघनित होंगे, कंडेंसेशन होगा, दोनों मिलेंगे और बनेगा फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट। देखिए ये 3 कार्बन की थी, ये भी 3 कार्बन का था, तो 6 कार्बन की कंपाउंड बन गया, दैट इज कॉल्ड फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट। किसके द्वारा, इन दोनों के कंडेंसेशन इन प्रेजेंस ऑफ एल्डोलेज एंजाइम। अब फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट के 3 मालिक्यूल, ठीक है, इसके 3 और इसके 3 मिलके इसके 3 मालिक्यूल बनाए, और इसमें फास्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में पानी दिया जाएगा और फास्फेट बाहर निकल जाएगा। तो 3 मालिक्यूल हैं तो 3 पानी लिखो यहाँ पर, यहाँ हमने एक ही लिखा है, तो फ्रक्टोज 6-फास्फेट बन गया। फ्रक्टोज 6-फास्फेट को फिर फास्फेटेज के द्वारा पानी दिया गया एक मालिक्यूल को ना,
तीन है, इसमें से एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज बना लेगा। अब देखिए आपका भोजन तैयार है, हेक्सोज शुगर। अब देखिए हेक्सोज क्यों लगा, यहाँ कहीं भी आप देखेंगे ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, ऑक्टोज, ये सारे में ओज लगा है। ओज का मतलब है इसमें एनर्जी है। देखिए बोलते हैं ना बड़ा ओजवान है, ओजवान का मतलब बड़ा शक्तिमान है। तो जो वर्ड लिए गए हैं हमारे फिलॉसफी में बड़े सुंदर सुंदर लिए गए हैं। ओज है इसमें, दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी एनर्जेटिक सब्सटेंस। आपको कुछ ना मिले, आप केवल शक्कर घोल के पी के भी जिंदा रह सकते हो, चावल का घोल पी के भी जिंदा रह सकते हो। क्यों? इसमें ताकत है, ओज। दैट्स वाई ओज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, हेक्सोज, ये बता दिया आप समझने के लिए, ताकि बीच बीच में थोड़ा इतना बोरिंग चैप्टर को आप लोग एंटरटेनिंग वे से पढ़िए, तो आनंद की प्राप्ति होगी और समझ में भी आएगा। तो कुल मिलाकर समझ में आ गया कैसे फ्रक्टोज बन गया। ठीक है, अब हमको क्या है, ये साइकिल को रन करने के लिए फिर से ये चाहिए। ऐसा तो नहीं है इसका भंडार है आपके पास, तो ये फिर से रीजनरेशन होना चाहिए इसका। इसके रीजनरेशन की अब बात करेंगे। तो पहला पॉइंट कार्बोक्सिलेशन हो चुका, फास्फोरिलेशन हो चुका, रिडक्शन हो चुका, अब हेक्सोज फॉर्मेशन भी हो गया, भोजन भी बन गया 6 कार्बन की। लेकिन अब हमको रीजनरेशन भी करना है ताकि केल्विन साइकिल चलती रहे, और ये थोड़ा टफ प्रोसेस है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और टीचर लोग बताते भी नहीं, मतलब बस हो गया भोजन बन गया, अब क्या तुमको करना। नहीं, जानना चाहिए कि भाई जिसके दम पे ये भोजन बनाया है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हुआ है, वो फिर से कैसे पैदा होगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम आज रिजर्वेशन की बात भी कर लेते हैं। अब देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, 3PgAl के फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल यहाँ से उतर रहे हैं, और फ्रक्टोज 6 फास्फेट के 3 मॉलिक्यूल में से 2 मॉलिक्यूल बचे थे, ये दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं। मतलब एक तुम्हारा 3 कार्बन की शुगर ट्रायोज शुगर थी, और ये कौन सी शुगर है, हेक्सोज 6 कार्बन की। 6 कार्बन और 3 कार्बन मिले कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, ट्रांसकीटोलेज एंजाइम। इसको लिख लीजिए, बाद में बोलेंगे सर ने लिखा नहीं, बिल्कुल लिख रहे हैं भाई। क्या है ये, ट्रांसकीटोलेज। बुक भी देखा करिए, बुक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की उपस्थिति में जुड़ रहे हैं ये, और क्या बना रहे हैं, 4 कार्बन की शुगर टेट्रोज और 5 कार्बन की शुगर पेंटोज। देखिए ये तुरंत बन गया इरेथ्रोज 4 फास्फेट, ई फॉर इरेथ्रोज, और 5 कार्बन की बना जाइलुलोज 5 फास्फेट। यहाँ लिख दिया गया, इसको पूरा आप लोग लिखेंगे, इरेथ्रोज और जाइलुलोज। यहाँ जाइलुलोज का पूरा नाम लिखा है, इरेथ्रोज को हमने नहीं लिखा है, लिख लेंगे आप लोग इरेथ्रोज। इरेथ्रोज 4 फास्फेट 4 कार्बन की, ये टेट्रोज शुगर है। समझ में आया कि 5 कार्बन और 4 कार्बन के इसके 2 मॉलिक्यूल बन गए, इसके भी 2 मॉलिक्यूल बन गए। अब ये इरेथ्रोज फास्फेट ऊपर, अब देखिए अब बढ़ा, और यहां से जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट के 2 मॉलिक्यूल थे, ये 5 थे, 5 में 3 हमने इधर ले दिया था। अब ये 2 जो बचे, इसको हम अब इरेथ्रोज 4 फास्फेट से मिलाते हैं। ये 3 कार्बन है और ये 4 कार्बन है, तो 7 कार्बन वाली शुगर बन जाएगी। इसके बाद ये स्यूडो हेप्टुलोस 1,7 डाइफॉस्फेट है 7 कार्बन की, जिसको पानी देंगे आप, ये 2 मॉलिक्यूल है तो 2 पानी देंगे, फास्फेट बाहर, फास्फेटेज एंजाइम रहेगा। जब भी फास्फोरस निकालेंगे आप इनऑर्गेनिक फास्फेट, तो क्या बन गया, डाई था, अब डाई से मोनो हो गया, मतलब स्यूडो हेप्टुलोज 7 फास्फेट। यहाँ लिख दिया हमने स्यूडो हेप्टुलोज 1 डाइफॉस्फेट, पानी निकला, पानी दिए, फास्फोरस ग्रुप निकला 7 फास्फेट। इसके बाद अब ये 7 फास्फेट यहाँ ऊपर से फिर 2 बचा हुआ है, 3PgAl फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ये आता है, और दोनों आपस में टीके का मतलब ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की उपस्थिति में फिर जुड़ जाते हैं, और क्या बनाएंगे, राइबोज 5 फास्फेट। मतलब ये 7 कार्बन की शुगर और ये 3 कार्बन की शुगर मिलकर क्या बनाया, 5 कार्बन की शुगर बनाया, रिबोज 5 फास्फेट। कितने मॉलिक्यूल बने, 2 मॉलिक्यूल, और साथ में जाइलोज 5 फास्फेट के 2 मॉलिक्यूल बने। ठीक है भाई, इसके 7 और इसके 3, तो 2 इसके बने और 2 जाइलोज के बने। ठीक है, इस प्रकार से 2 और इधर 2 2 4 हो गए 5 कार्बन वाले जाइलोज 5 फास्फेट, और इधर रिबोज। रिबोज क्या होता है, फास्फो राइबोज आइसोमेरेज की उपस्थिति में। ठीक है, फास्फोज राइबोज आइसोमेरेज की उपस्थिति में किसमें बदल जाएगा, रिबोलोज 5 फास्फेट में। क्लियर।
ये बन गया, इधर से ये, और इधर से ये दोनों रिबोज या रिब्यूलोज फॉस्फेट एपीमेरेज की उपस्थिति में किसमें बदल जाएंगे, रिबोलोज 5 फॉस्फेट में। ठीक है, हमको ये बनाना है। और अब ध्यान दीजिए, जो अपने पास 5-6 एटीपी बची थी, क्योंकि 6 मॉलिक्यूल हैं, सबको एक एक एटीपी दी जाएगी, 6 एटीपी, तो क्या बन जाएगा, रिबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट फिर से तैयार हो गया, रिसेप्टर फिर तैयार हो गया, और इस प्रकार से फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेगी। ठीक है, और देखिए ये जो एडीपी है, ये जो 12 एडीपी है, ये एनएडीपी है, बैक कर दी जाएगी कहाँ पर, ग्रेना में, क्योंकि इसका कोई भंडार नहीं है, ये वापस चली जाती है, फिर एनर्जी बनाती है, फिर वहां पर आने के बाद फिर इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करती है। तो हमने देखा कि कार्बोक्सिलेशन, फास्फोरिलेशन, रिडक्शन, हेक्सोज फॉर्मेशन और रीजनरेशन ऑफ आरयूडीपी। यहाँ फिर से देख, एक बार और रिवाइज कर देते हैं, 2,5,3,2 फिर फास्फो ट्रायोज आइसोमेरेज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के 2 और 3 मॉलिक्यूल, इसके 3 और इसके 3 मिले एल्डोलेज की उपस्थिति में, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बना, फास्फेटेज एंजाइम के द्वारा फास्फेट बाहर, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फिर फास्फेट बाहर, फ्रक्टोज बन गया, ये शुगर बन गई आपकी। फिर उसके रीजनरेशन में कुछ दिक्कत नहीं है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट के 2 मॉलिक्यूल और 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल, मतलब हेक्सोज शुगर और ट्रायोज शुगर मिलके 6 और 3 9, इसका टीके की उपस्थिति में, ट्रांस कीटोलेज की उपस्थिति में 4 कार्बन और 5 कार्बन के, मतलब टेट्रोज शुगर और पेंटोज शुगर बनी, 6 3 9, 4 5 9, एथ्रोज 4 फास्फेट और जाइलोज 5 फास्फेट। ठीक है, सरलता से समझिए। फिर एथ्रोज 4 फास्फेट प्लस डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, 4 कार्बन और 3 कार्बन, क्या बना, 7 कार्बन हेप्टोज का शुगर बन गई है, सीडो हेप्टुलोज 1,7 डाइफॉस्फेट, इसमें से पानी निकाल लोगे तो सीडो हेप्टुलोज 7 फास्फेट बन गई, ये 7 कार्बन की शुगर है। इसको जोड़ दो 3PJL से, मतलब ये 7 कार्बन, ये 3 कार्बन, तो क्या बन गया, जाइलोज 5 फास्फेट और रिबोज 5 फास्फेट, इसके 2-2 मॉलिक्यूल हैं, जिसके भी 2-2 मॉलिक्यूल बनेंगे, 7 3 10, तो 5-5 के 2-2 मॉलिक्यूल बन गए, इसके भी 2, इसके भी 2। ठीक है, अब हमारे पास 5 मॉलिक्यूल तैयार हो गए। ठीक है ना, एक इसका रिबोज का आया है जो रिबोलोज, और इस प्रकार से 6 मॉलिक्यूल बनेंगे टोटल, इसके 2, इसके 2 2 4। ठीक है, और ये 5 कार्बन का कंपाउंड है, ध्यान रहे। तो इस प्रकार से 5 कार्बन के कंपाउंड, ये राइबोज एंजाइम की उपस्थिति में राइबोज आइसोमेरेज के रिबोलोज 5 फास्फेट बन गया। इसके बाद जाइलोज 5 फास्फेट को आप एपीमेरेज की उपस्थिति में रिबोलोज 5 फास्फेट बनाए, और जितने भी रिबोलोज फास्फेट बने हैं, मतलब कितने, 6 मॉलिक्यूल, सभी 5 कार्बन वाले, सबको आप क्या दोगे, एक एक एटीपी, 6 मॉलिक्यूल रिबोलोज 5 फास्फेट किसमें बदल गया, 6 मॉलिक्यूल रिबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट। इस प्रकार से ये साइकिल पूरी चलती है। तो ये कैल्विन साइकिल का समराइज रिएक्शन ही बता दिया हमने, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 NADPH प्लस 12H मतलब प्रोटॉन प्लस 18 ATP, फ्रक्टोज प्लस 12 NADP प्लस 18 ADP और 18 IP, ये दोनों रिबैक कर दिए गए हैं ग्रेना को। इस प्रकार से आपने देखा आज ये हमारी जो कैल्विन साइकिल है, डार्क रिएक्शन है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, पर इसको बहुत ध्यान से और शांति के साथ, धैर्य के साथ यदि समझने की कोशिश करेंगे तो आपको कार्बोक्सिलेशन, फास्फोरिलेशन, रिडक्शन, हेक्सोज फॉर्मेशन और रीजनरेशन पर आप आरयूडीपी समझ में आएगा। तो इस प्रकार से आज हमने बताया, और ध्यान रखिए जो शुगर्स हैं यहाँ पर, ट्रायोज शुगर, टेट्रोज शुगर, पेंटोज शुगर, हेक्सोज शुगर, हेप्टोज शुगर, यदि इन टुकड़ों में आप ध्यान रखो बड़ा सरल रहेगा, और एक कहानी के रूप में आप याद कीजिए, ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बहुत धैर्य से ये कार्बन डाइऑक्साइड किसने लिया, कैसा प्रोडक्ट बना, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या था, ये सब पूरा, और क्योंकि ये साइकिल हर जगह काम आएगी। जब C4 साइकिल बनाओगे, ज़्यादा नंबर का आता है, तब इसको भी अंदर बनाना पड़ता है, पर छोटा सा बनेगा वहाँ। इवन CAM साइकिल, कैम साइकिल बनाओगे, वहाँ पर भी इसी के द्वारा रिडक्शन तो इसी के द्वारा होगा। ठीक है, तो वहाँ छोटी छोटी बनेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं, पर ये जब कैल्विन साइकिल पूछा जाता है तब पूरा का पूरा इसमें देना है। इस प्रकार से फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होती है, जिसमें पहला हमने लाइट रिएक्शन देखा था, आज डार्क रिएक्शन देखा। इसके बाद आगे हम किसी नए वीडियो को बनाने की कोशिश में लगे रहेंगे, और आप लोग की भलाई के लिए अच्छी अच्छी नोट वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश हमारी जारी रहेगी। ओके, धन्यवाद।